अरे मित्रों, वैसे तो आप लोगों का सिलेबस हमने समाप्त कर दिया है, लेकिन थोड़ा-सा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने हालाँकि आपको पढ़ा तो दिया है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में तो आए हैं, लेकिन संभवतः हमने आपको उसको नहीं पढ़ाया है। तो हमने सोचा कि आज आपको हम उसको भी पढ़ा देते हैं, ठीक है? तो इसमें 2 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, कभी-कभी अर्थशास्त्री और समरतंत्र पर कुछ विद्वानों के विचार और पूर्व विद्वानों में हैं, जैमिनी है, क्लाज़बिट्ज़ है, ठीक है? कभी-कभी प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं अफ़्रातजी के बारे में जोमिनी का क्या विचार है? या समरतंत्र के बारे में जोमिनी का क्या विचार है? या अफ़्रातजी के बारे में क्लाज़बिट्ज़ का क्या विचार है? या जोमिनी का क्या विचार है? ठीक है? तो चलिए आज हम आपको पढ़ाते हैं अफ़्रातजी पर जोमिनी के विचार, अफ़्रातजी पर क्लाज़बिट्ज़ के विचार, समरतंत्र पर जोमिनी के विचार और समरतंत्र पर क्लाज़बिट्ज़ के विचार। ठीक है? अब ये जोमिनी कौन थे? मित्रों जोमिनी जो थे एक प्रकार से आपको हम थोड़ा सा परिचय आपको दे देते हैं। नेपोलियन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट, जो खास करके युद्ध के देवता के नाम से जाने जाते हैं। संभवतः सभी लड़ाकुओं ने मिलकर जितना युद्ध लड़ा होगा उससे कहीं ज्यादा युद्ध इस सेनाध्यक्ष ने अकेले लड़ा था, इसीलिए इतिहास में इसे जो है युद्ध के देवता के नाम से जाना जाता है नेपोलियन। तो नेपोलियन के अति प्रशिक्षित सेना नायकों में से एक था जनरल जोमिनी। जनरल क्या, हालांकि जब तक नेपोलियन की सेना में था तो जोमिनी को केवल कर्नल तक ही जो है बनाया जा सका था। वो तो बाद में जोमिनी जब नेपोलियन के पतन के बाद जब रूस चला गया तो वहां पर रूस के जार सिकंदर ने उसे जो है वो जनरल बना दिया था। ठीक है, तो ये है जोमिनी। और क्लाजबिट्स कौन थे? क्लाजबिट्स थे जो है जर्मन सेना, जर्मनी के थे, जो कि बहुत ही बड़े जो है एक खास करके सैन्य इतिहास में सैन्य विचारकों में से नंबर 1 का स्थान जो माना जाता है वो क्लाजबिट्स और जोमिनी को ही माना जाता है। दोनों ही एक दूसरे के समकक्ष थे। अंतर यही था कि नेपोलियन जो है, सॉरी, नेपोलियन की सेना में जोमनी था और नेपोलियन के विरुद्ध युद्धों में क्लाजबिट्ज भाग लेता रहा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज हम आप लोगों को अफत्रातजी पर जोमिनी के विचार। वैसे भी हम आपको बता चुके हैं अफत्रातजी और समरतंत्र की आराम से बिल्कुल साधारण सी परिभाषा आपको बता दिए हैं कि युद्ध के निर्णय से लेकर युद्ध के मैदान में पहुंचने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को अफत्रातजी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब युद्ध प्रारंभ हो जाए, यानी युद्ध के प्रारंभ होने से लेकर विजय या पराजय तक या युद्ध के निर्णय होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को हम समरतंत्र कहते हैं। ठीक है, ये तो साधारण सी बातें हो गई। ठीक है, चलिए तो आज स्ट्रैटेजी के बारे में हम पढ़ेंगे जोमिनी के विचार। अब जोमिनी ने क्या कहा है कि मानचित्र पर संपूर्ण यौद्धिक संक्रिया की सर्वांगीण परियोजना बनाना ही स्ट्रैटेजी है। ठीक है, स्ट्रैटेजी में जोमिनी 4 स्थितियों को रखता है। पहला नंबर, स्ट्रैटेजिक चाल के द्वारा अपनी सेना के एक बड़े भाग को यथासंभव शत्रु सेना की संचार रेखा के विरुद्ध प्रयोग करना एवं अपनी संचार रेखा को शत्रु के आक्रमण से सुरक्षित रखना। मित्रों, अब प्रश्न उठता है संचार रेखा क्या है? संचार रेखा का मतलब होता है युद्धरत सेनाएं तो बॉर्डर पर युद्ध लड़ती हैं, सीधी सी बात है, युद्ध के मैदान में लड़ती हैं, बॉर्डर पर लड़ती हैं जहां पर युद्ध हो रहा है। ठीक है, उनके पास गोला बारूद की सप्लाई जो है समाप्त होती है, क्योंकि लड़ाई के मैदान में गोला बारूद समाप्त होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो गोला बारूद जो है पीछे से उनको जो सप्लाई मार्ग होता है, उनको भोजन को पहुंचाने का मार्ग होता है, उनकी जरूरत की चीजों को जो सप्लाई का मार्ग होता है, उसी को हम कहते हैं संचार रेखा। ठीक है, जहां पर युद्धरत सेनाओं को जिस मार्ग से, जिस रास्ते से उनकी जरूरतों को उनके पास भेजा जाए, वही होती है संचार रेखा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्लाजबिट्स कहता है कि अगर जो है संचार रेखा पे कब्जा कर लिया जाए तो सीधी सी बात है कि युद्धरत सेनाओं को अगर उनकी जरूरत की चीजें ना मिले, गोला बारूद ना मिले, तो जितना गोला बारूद है अगर समाप्त हो जाए तो उसके बाद सेनाएं वैसे भी नाकाम हो जाएंगी। तो जोमिनी का विचार यही है कि पहला कार्य यह होना चाहिए कि संचार रेखा के विरुद्ध अपनी सेना का प्रयोग करना, यानी पीछे से उनकी सप्लाई को काट देना। ठीक, क्यों? तो अंत में होगा क्या कि जितने गोला बारूद होंगे उतना ही उनके पास रहेगा और उसी के आधार पर वे लोग लड़ने के बाद आराम से या तो आत्मसमर्पण कर देंगे या तो फिर पराजित हो जाएंगे या मार दिए जाएंगे, सीधी सी बात।
ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है कि अपनी सेना के बड़े भाग को यथासंभव शत्रु की संचार रेखा के विरुद्ध प्रयोग करना चाहिए, शत्रु की संचार रेखा को काटने का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना भी ध्यान देना है कि जनरल कोई कमजोर नहीं होता, दोनों जनरलों का दिमाग, दोनों सेनाध्यक्षों का दिमाग कार्य करता है। ऐसा ना हो कि आप दूसरे के जो है संचार रेखा को काटने के चक्कर में अपनी संचार रेखा को भूल जाइए और दुश्मन आपकी ही संचार रेखा को काट दे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि दुश्मन की संचार रेखा को काटिए लेकिन अपने को सुरक्षित भी रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। दूसरा जो है ऐसी स्ट्रैटेजिक चाल चलना कि अपनी सेना का एक बड़ा भाग शत्रु सेना के छोटे भाग पर अचानक आक्रमण कर दे। भाई सेना बड़ी होगी तो छोटे पे आक्रमण करी तो सीधी सी बात है कि छोटी सेना को समाप्त कर देगी। जब छोटी सेना समाप्त हो जाएगी तो कुछ तो खत्म होगी। ठीक है, इससे अपनी सेना का मनोबल बढ़ेगा और शत्रु का मनोबल गिरेगा। ठीक है, तीसरा है समरतांत्रिक चाल के द्वारा अपनी सेना के बड़े भाग को युद्ध के निर्णायक स्थान पर ला देना। अचानक में कहीं निर्णायक स्थान पर बड़े भाग को ला देने से शत्रु के अंदर किंकर्तव्य विमूढ़ता पैदा होगी। किंकर्तव्य विमूढ़ता का मतलब क्या करें क्या ना करें। भाई अचानक आपको सामने कोई ऐसी घटना हो जाए, अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसको झेलने के लिए आप बिल्कुल तैयार ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक बार स्थिति होगी किंकर्तव्य विमूढ़ता की। ठीक है भाई, अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसको झेलने के लिए आप तैयार ना हो। ठीक है, तो वहां पर दिमाग तुरंत अरे अब क्या करें, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं किंकर्तव्य विमूढ़ता। भाई जहां पर अचानक जो है आप युद्ध के मुख्य स्थान पर बड़ी सेना को आप लाकर इकट्ठा कर देंगे तो ऐसी स्थिति में शत्रु जो है किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है जो चौथा है वो है अपनी सेना को बड़ी ही तेजी से एक ही समय पर एक ही स्थान पर केंद्रित कर देना। यानी तेजी से आप चारों तरफ से आप आती हुई अपनी सेनाओं को एक ही स्थान पर आप इकट्ठा कर दीजिए। इकट्ठा का मतलब बिल्कुल केंद्रित शक्ति को आप एक स्थान पर आप अपनी शक्ति को संकेंद्रण कर दीजिए, केंद्रित कर दीजिए, शक्ति को इकट्ठा कर दीजिए। ठीक है, कहां पर, युद्ध के निर्णायक स्थल पर। ठीक है, चलिए इसके अतिरिक्त जो है जोमनी युद्ध क्षेत्र के अंदर होने वाली प्रत्येक कार्यवाही को स्ट्रैटेजी मानता था। अर्थात जोमनी जिन क्षेत्रों को स्ट्रैटेजी मानता था वे मुख्य रूप से इस प्रकार है, आप सामने देख ही सकते हैं। युद्ध की विस्तृत योजना बनाना, सीधी सी बात भाई, लड़ाई करना है तो योजना तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसमें आप लोगों को हमने पढ़ाया है कि सुंतजू की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है कि युद्ध राज्य का एक बृहत कार्य है, सुरक्षा और विनाश का मार्ग है, जीवन और मृत्यु का क्षेत्र है, इसलिए युद्ध का अध्ययन बहुत ही परिश्रम से करना चाहिए। ठीक है, और युद्ध हमेशा जीतने के लिए लड़ा जाता है मित्रों। ठीक है, युद्ध हारने के लिए नहीं, क्योंकि युद्ध के बाद एक राष्ट्र बर्बाद हो जाता है, दूसरा राष्ट्र आबाद हो जाता है। अर्थात एक पराजित हो जाता है, दूसरा राष्ट्र विजयी हो जाता है। आज के युद्ध तो मित्रों छोटे होते हैं, बहुत ही सीमित हैं। दो राष्ट्र अगर युद्ध कर रहे हैं तो तीसरे कई राष्ट्र मिलकर उस युद्ध को रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन पहले की स्थिति कुछ विचित्र होती थी, युद्ध होता था, युद्ध में एक नगर जो है, एक राज्य दूसरे राज्य पे अधिकार कर लेता था। बहुत से स्थान तो ऐसे होते थे नगरों को जलाकर लूट लिया जाता था, हजारों महिलाओं पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया जाता था और ऐसा तांडव होता था, मौत, हिंसक घटनाएं, अभद्रता, अमानवीय कृत्य, ऐसी घटनाएं होती थी कि जिसको देखकर रूह तक कांप जाती है। ठीक है, तो युद्ध एक महत्वपूर्ण कार्य है मित्रों, पहले भी था आज भी है। अब आज आप लोग देख ही रहे हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन बेवकूफ बना हुआ है, बताइए, बर्बाद हो रहा है, खुद बर्बाद हो रहा है, रूस को भी बर्बाद कर रहा है। ठीक है, चलिए युद्ध की विस्तृत योजना बनाना, यह भी स्ट्रैटेजी का क्षेत्र माना है। लक्ष्य का निर्धारण, किस क्षेत्र में आक्रमण करने पर हमें विजय मिलेगी, वो है लक्ष्य का निर्धारण। अर्थात या तो युद्ध का लक्ष्य हो सकता है या राजनीतिक लक्ष्य हो सकता है, क्या प्राप्त करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र के अंदर तो यही है कि कहां पर आक्रमण करने से, किस प्रकार की गतिविधियों को अपनाने से हमको विजय मिल जाएगी, वही है लक्ष्य का निर्धारण। युद्ध के सिद्धांतों का प्रमुख जो है सिद्धांत होता है लक्ष्य का निर्धारण एवं उसका निर्वाह। ठीक है, लक्ष्य का चयन एवं उसका निर्वाह।
तीसरा नंबर होता है सैनिक अड्डे, कहाँ कहाँ पर सैनिकों को रखना है। ठीक है। अगला है संक्रिया क्षेत्र या कार्यवाही का क्षेत्र, कितनी दूर तक संक्रिया करना है, कार्यवाही के कितने बड़े क्षेत्र हैं, अर्थात कहाँ कहाँ लड़ाई लड़नी है। आक्रामक तथा रक्षात्मक यौद्धिक योजना, सेना की प्रस्थान योजना, संचार रेखाएं, किधर से सप्लाई मार्ग जिसे हम लोग बोलते हैं, परिवहन साधन एवं साज सज्जा, दुर्ग तथा घेरेबंदी, आरक्षी दल रिजर्व जिसे हम कहते हैं, गढ़ तथा शरण स्थल, जरूरत पड़ने पर कहीं शरण लेना हो, भागकर छुपने का स्थान, ये भी देखना है। ठीक है। तो ये प्रमुख चीजें जो है कलाजफरी जौमनी स्ट्रैटेजी का ही क्षेत्र मानता था। ठीक है। अगला है, आगे हम लोग देख सकते हैं स्ट्रैटेजी के संबंध में क्लाजबिट्ज के विचार। चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। शत्रु की सैन्य शक्ति को नष्ट करके विजय प्राप्त करना, ये क्लाजबिट्ज का विचार है। दूसरा नंबर है शत्रु की शक्ति के भौतिक तथा अन्य साधनों पर अधिकार करना। तीसरा नंबर है जनमत अपने पक्ष में करना। मित्रों ये सत्य है, अगर जनता अपने पक्ष में नहीं है तो समझ लीजिए उस क्षेत्र को जीतना कठिन है। जनता जिसके साथ में रहती है लगभग वही जो है भारी पड़ता है। अगर शत्रु के पक्ष में अपनी जनता चली गई तो हमारा शत्रु हम पर भारी पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि जनता जो है एक प्रकार से, जनता अगर अंदर उथल पुथल मचा दिया तो एक राष्ट्र समझ लीजिए उसकी आधी से ज्यादा शक्ति जो है समाप्त हो गई। अगला है शत्रु पर संपूर्ण शक्ति से आक्रमण करना। अगला है अपनी शक्ति का संकेंद्रण शत्रु के दुर्बल पक्ष पर करना तथा अन्य स्थानों पर भी उसे उलझा के रखना, अर्थात अन्य सभी स्थानों पर उलझा के रखिए, केंद्रित होने का मौका मत दीजिए और अपनी ज्यादा से ज्यादा ताकत से शत्रु के किसी कमजोर पक्ष पर आक्रमण करिए। ठीक है। कमजोर पक्ष पर आक्रमण करके उसको समाप्त कीजिए और अन्य स्थानों पर उसे इसलिए उलझा कर रखिए कि उस कमजोर पक्ष की ना तो मदद करने पाए और ना उनकी शक्ति एकत्रित होने पाए। ठीक है। चलिए, आक्रमण करने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मित्रों लड़ाई के मैदान में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। हालांकि भारतीय युद्धों में भारतीय राजाओं ने बहुत सी ऐसी गलतियां की है जिसके कारण बड़ी सेना होते हुए भी वे युद्ध को हार गए। ठीक है। इसलिए युद्ध में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगला है शत्रु को आश्चर्यचकित करने का प्रयास करना चाहिए। युद्ध में सफलता मिलने पर संपूर्ण शक्ति से शत्रु का पीछा करना चाहिए। युद्ध अभियान काल में सदा नए सैन्य दल का संगठन एवं पृष्ठभाग में आरक्षी दल सदा तैयार रखना, अर्थात लगातार अगर युद्ध चल रहा है तो लगातार भर्ती होते रहना चाहिए, नए नए दल स्थापित करते रहना चाहिए और लड़ाई के क्षेत्र के तुरंत पीछे या लड़ाई लड़ने के साथ साथ जहां युद्ध चल रहा हो उसके अतिरिक्त आरक्षित या रिजर्व सैनिकों को सदा तैयार रखना चाहिए। चाहे भर्ती लगातार जारी रखिए और रिजर्व सैनिकों को तैयार रखिए। ठीक है। अगला है घेरीबंदी के स्थान पर संकेंद्रित आक्रमण करना, अर्थात किले को घेर कर लड़ने में समय ज्यादा लगेगा, किले को जीतने में महीनों लग सकता है। इससे अच्छा है कि सेनाओं को किले से बाहर निकालकर सीधे मैदानी युद्ध को प्रोत्साहन किया जाए, सीधे मैदान में लड़कर उसको शीघ्र पराजित करना। ठीक है। अगला है पर्वतीय युद्ध में विजय कनिष्ठ सैन्य अधिकारियों की कार्यकुशलता एवं सैनिकों के मनोबल पर निर्भर करता है। मित्रों वैसे भी जो है पहाड़ों पर चढ़ना एक बहुत बड़ी चीज़ है, पहाड़ों पर लड़ाई करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। वहाँ पर छोटे अधिकारी और सैनिकों का उच्च मनोबल ही कार्य करता है, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ना ही बहुत ही कठिन होता है, थकाई ज़्यादा लगती है। ठीक है। चलिए, आक्रमण का उद्देश्य शत्रु के सैन्य दलों का विनाश करना होना चाहिए, ऐसा क्लाजबिट्ज का मानना है। यानी विजय मिले तब भी समाप्त कर दीजिए ताकि आने वाले समय तक कोई सर ना उठाने पाए, ऐसा क्लाजबिट्ज का मानना है। वैसे भी क्लाजबिट्ज जो है युद्ध में अधिकतम हिंसा के सिद्धांत का पक्षधर था, अर्थात खून खराबा इतना ज्यादा कर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा शक्ति को नष्ट कर दिया जाए ताकि काफी समय तक अपनी जो है अपना वर्चस्व भी बना रहे और दुश्मन जो है काफी समय तक उसके अंदर आतंक भी छाया रहे। ठीक है। आक्रमण के समय उचित
आपूर्ति व्यवस्था करना तथा अप्रत्याशित असफलता हेतु तथा उसके समाधान हेतु तैयार भी रहना। ठीक है, यानी आपूर्ति व्यवस्था अपनी ठीक करिए। अप्रत्याशित, अगर मान लीजिए अचानक असफलता अगर मिलती है तो असफलता की स्थिति से निपटने के बारे में भी पहले से ही सोच कर रखना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको जरूर समझ में आया होगा। हालांकि ये छूटा हुआ था, इसके बाद एक और आपको वीडियो इसमें से देंगे, समरतंत्र पर क्लाजबिट्स और जोमिनी के विचार। बाकी फिर उसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बाकी मित्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।